तो इजरायल और हमास के बीच विध्वंसक जंग का दूसरा दौर कल से शुरू हो चुका है। हमास की ओर से सीज फायर तोड़ने के बाद इजरायल ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कल इजरायली सेना ने उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस हमले में भारी तबाही की खबर है। उधर हमास भी चुप नहीं बैठा है। गाजा से हमास ने इजरायली शहर पर कई रॉकेट दागे, जिसमें कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस बीच इजरायल ने गाजा में बफर जोन बनाने का प्लान तैयार किया। उधर इजरायल ने कतर में बैठे हमास की टॉप लीडरशिप को वहां से निकालने के लिए कतर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कतर में भी हानिया समेत हमास के लीडर शरण लिए हुए हैं, वहीं पर मौजूद है। वहीं से सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और इस बीच देखिए, बड़ा अपडेट यह है कि इजरायल पर जबरदस्त रॉकेट अटैक हुआ है और हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक किए हैं। गाजा से रात के वक्त बड़ा रॉकेट हमला हुआ। और हमास के रॉकेट अटैक का जवाब दे रही है आईडीएफ। इजरायली आयरन डोम सक्रिय। गाजा से अंधाधुंध रॉकेट फायर, सीज फायर टूटे दोनों ओर से बड़े हमले। और उत्तरी मोर्चे पर भी आईडीएफ का अटैक। दक्षिणी लेबनान पर बड़ी स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर टारगेट। तो तेल अवीव पर बड़े हमले की कोशिश, हमास के कई रॉकेट हमले नाकाम किए। इजरायल ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट्स और उनको मार गिरा। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार रात इजरायल पर गाजा पट्टी से हमास ने फिर रॉकेट दागे। एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए गए। इस दौरान इजरायल के कई इलाकों में सायरन और विस्फोट की आवाजें सुनी गई। दक्षिणी इजरायल के आसमान में नारंगी रंग की इस चमक को देखिए। बताया जा रहा है कि रॉकेट की चमक है। बताया जाता है कि हमास ने पूरी ताकत से एक बार फिर इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक सप्ताह के अल्प विराम खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद गाजा पट्टी में भी कई घरों और इमारतों पर हवाई हमले किए गए। कई जगहों से काले धुएं निकल रहे हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच इजरायल ने गाजा शहर और एनक्लेव के दक्षिणी हिस्सों पर पर्चे गिराए, जिसमें नागरिकों से लड़ाई से बचने के लिए भागने का आग्रह किया गया। इजरायल ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी की। इस बीच इजरायल और हमास दोनों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम को खत्म करने का आरोप लगाया है, जबकि कतर में मध्यस्थता फिर से शुरू करने की कोशिश की है। और गाजा पर फास्फोरस बम से हमला। जी हां, फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने यह खबर दी है। रात में गाजा पट्टी पर किया गया हमला। और हमास से निपटने के बड़े इजरायली प्लान का खुलासा हुआ है। गाजा में बफर जोन बनाना चाहता है इजरायल। इजरायल ने कई अरब देशों को दी है जानकारी। भविष्य में हमास के हमले रोकने के लिए इजरायल का प्लान। और आइए अब देखते हैं कि इजरायल की पूरी योजना क्या है और इस दिशा में कितना आगे बढ़ चुका है इजरायल। मानचित्र के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इजरायल ने अपनी पूरी प्लानिंग की है। जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमास के खिलाफ इजरायल की ये लक्ष्मण रेखा क्या है, इजरायली प्लान क्या है? गाजा सीमा पर एक बफर जोन बनाने की प्लानिंग है, एक योजना है। और लोकेशन की बात करें तो गाजा की सीमा पर फिलिस्तीनी इलाके में यह बफर जोन बनाने का टारगेट है और इसकी वजह यह है कि भविष्य में हमले न कर पाए हमास और इस बफर जोन की वजह से
इन सीमाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। इजरायली पहल क्या है? तो मिस्र, जॉर्डन, यूएई समेत कई देशों को इसकी जानकारी इजरायल ने दे दी है कि ऐसी योजना पर वो काम करना चाहता है। इजरायल की तरफ से पहल क्या की गई? इसमें सऊदी अरब को भी जानकारी दिए जाने की खबर है, यानी कि अरब कंट्रीज को सूचना दे दी गई है कि एक बफर जोन क्रिएट करके अपने लिए एक बेहतर सुरक्षित भविष्य की तैयारी कर रहा है इजरायल। और देखिए, कतर में बंद हो सकता है हमास का ठिकाना, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कतर पर हमास से संबंध तोड़ने का दबाव अमेरिका डाल रहा है। कतर पर दबाव, हानिया समेत हमास के नेता कतर में मौजूद। और आइए समझते हैं कि कतर पर कैसे हमास की वजह से दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्या स्थितियां हो सकती है, क्या संभव है। तो जल्दी से नजर डालते हैं कतर की जो स्थिति है और वहां पर जो हमास को लेकर दबाव बन रहा है उससे जुड़ी बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। खास बात क्या है? हमास चीफ समेत संगठन के कई बड़े नेता कतर में ही रहते हैं, ये एक फैक्ट है जो दुनिया जानती है। और 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका ने कतर से हमास को हटाने के लिए कह दिया। इजरायल ने आने वाले समय में कतर से निपटने की बात भी कही है। तो ये दबाव दिख रहा है सीधे तौर पर कतर के ऊपर। कतर के लिए चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? तो बंधकों का मामला निपटते ही कतर पर और दबाव बढ़ेगा कि वहां से हमास के ठिकाने को खत्म करे कतर। कतर में हमास की लीडरशिप है। जी हां, हमास लीडरशिप ने 2012 में कतर में अपना ठिकाना बनाया। सीरिया में सिविल वॉर की वजह से ऐसा किया गया। कतर की रणनीति क्या है, जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉक्सी हथियारबंद संगठनों के जरिए दुश्मन पड़ोसियों को परेशान करना, यह है रणनीति और इसी के तहत वो काम कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, हमास इजरायल युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। संघर्ष विराम टूटने के लिए हमास है जिम्मेदार, यह कहना है अमेरिका का। बंधकों की लिस्ट तैयार करने में असफल रहा हमास, आरोप है जॉन किर्बी का। और इस बीच इजरायली सेना का एक्शन प्लान तैयार है। रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया है और हमास के ठिकानों पर प्रहार करेगा आईडीएफ। इजरायली फोर्सेस ने हमास पर जमीन और आसमान से प्रहार शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ हमास सीज फायर के लिए बातचीत की टेबल पर आ गया। हमास ने नई शर्तों के साथ कतर से सीज फायर पर बातचीत की पेशकश की है। अब हमास के पास बतौर बंधक इजरायल के सैनिक हैं। इजरायल नागरिक और सैनिकों की रिहाई के लिए पुरानी शर्त पर अड़ा है। कतर, मिस्र और अमेरिका नई शर्तों पर इजरायल से बात कर रहे हैं। हमास हर सैनिक के बदले करीब 10 से ज्यादा कैदी और सीज फायर की शर्त रख सकता है। हमास की शर्तों पर सीज फायर के लिए इजरायल फिलहाल तैयार नहीं है। दरअसल हमास ने अब तक इजरायली कैद से अपने सामान्य नागरिकों को छुड़ाया है। अब वो सैनिकों के बदले इजरायली जेलों में बंद अपने बड़े चेहरों को छुड़ाने की कोशिश में है। वहीं इजरायली सेना ने युद्ध के अगले चरण के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसमें गाजा के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया है। आईडीएफ के इरादे साफ हैं, अब इजरायल रुकने वाला नहीं। युद्ध के अगले चरण में इजरायली सेना का एक्शन प्लान तैयार है। और इजरायल ने युद्ध के बाद दुनिया भर में हमास नेताओं को चुन चुनकर मारने की योजना बनाई है, जिसकी जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में सीज फायर टूटते ही इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा के हर हिस्से में कोहरा मचा दिया। हमास के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर रॉकेट अटैक भी किया। नसर अस्पताल फिर से टारगेट पर आया। आईडीएफ के हवाई अटैक से खान यूनिस कैंप के कई घर जमींदोज हो गए। मलबे में कई लोग दब गए। चीख पुकार मातम की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। लेकिन अब इजरायल ने युद्ध के बाद दुनिया भर में हमास नेताओं को चुन चुन कर मारने की योजना बनाई है। इजरायल की खुफिया सेवाएं दुनिया भर में हमास नेताओं को मारने की तैयारी कर रही हैं। हमास के खिलाफ जारी इजरायल के ऑपरेशन में अब मोसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोसाद अब चुन चुन कर हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर सकता है। हमास के पूरे नेटवर्क का सफाया करने के लिए मोसाद ने एक हिट लिस्ट भी तैयार की है। इजरायल हमास के टॉप लीडर्स की टारगेट किलिंग, हमास के नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक,
और देशों में हमास के फंडिंग के खात्मे की तैयारी कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के साथ इजरायली खुफिया एजेंसियां लेबनान, तुर्की और कतर में रहने वाले हमास नेताओं की तलाश करने की योजना पर काम कर रही हैं। और इजराइल के सेड्रोट में बमबारी, 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। गाजा से हमास के हमले जारी हैं। हमास के हमले को लेकर यहां पर अलर्ट किया गया है। और हमास ने ताजा हमलों में इजराइल की राजधानी को भी निशाना बनाया। हमास ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव पर मिसाइल बैराज से हमले किए। इजरायली सेना गाजा में कहर बरपा रही है। सीज़फायर टूटने के बाद आईडीएफ और भी ज्यादा भीषण हमलों को अंजाम दे रही है। वहीं हमास के लड़ाके भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हमास ने इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। गाजा से तेल अवीव पर हमास ने भीषण हमला किया है और एक साथ कई मिसाइलें दागी। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि उसने प्रमुख इजरायली शहर तेल अवीव पर मिसाइल बैराज से हमला किया है। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक जायोनी नरसंहार के जवाब में तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों से पूरा शहर सायरन की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागते नजर आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने करीब 200 जगहों पर स्ट्राइक की। हमले के खतरों को देखते हुए सायरन से अलर्ट किया गया। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट हमलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया। और गाजा पर आईडीएफ के 200 से ज्यादा हमले। दक्षिण गाजा के बेतलाहिया में भीषण हमला। हमास के टनल, रॉकेट लॉन्च पोस्ट तबाह की। और 7 दिनों के अल्प विराम के बाद गाजा में फिर मौत का तांडव शुरू हो गया है। इजराइल के ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में घरों को खाली करने के लिए पर्चे गिराए हैं, जिसके बाद हमले और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। आईडीएफ ने शुक्रवार को दक्षिण शहर खान यूनिस में पर्चे गिराए। पिछले सप्ताह अल्पविराम शुरू होने से पहले इजराइल ने संकेत दिया था कि वो दक्षिण की ओर अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि इजराइल का लक्ष्य हमास को जहां कहीं भी है उसे नष्ट करना है, जिसमें उत्तर और दक्षिण गाजा दोनों शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि उत्तरी गाजा से लगभग 10 लाख विस्थापित पहले ही दक्षिण में मौजूद हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने अल्पविराम खत्म होने के बाद सुबह 7 बजे से हमास के करीब 200 से अधिक ठिकानों पर निशाना साधा, जिनमें कम से कम 109 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। जमीनी, वायु और नौसेना बलों ने गाजा पट्टी के उत्तर और दक्षिण दोनों में ठिकानों पर हमले किए, जिसमें खान यूनिस और राफा के दक्षिण शहर भी शामिल हैं। दक्षिणी गाजा शहर पर हर 15 मिनट में हवाई हमले किए गए। और बीते 24 घंटे में इजराइल का विध्वंसक हमला। गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही। हमास ने भी इजरायली शहरों को बनाया निशाना। तो इजराइल का रौद्र रूप देखने को मिला है। सीज फायर के खत्म होने के बाद से 24 घंटे में क्या क्या हुआ, तो 200 हमास के ठिकानों पर हमले किए गए और उत्तर से दक्षिण गाजा में हवाई हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इजरायली हमले में 178 लोगों की मौत हुई है, ये भी जानकारी सामने है। हर 15 मिनट में आईडीएफ का हवाई हमला हो रहा है। लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। दक्षिण गाजा में खान यूनिस में कई हमले किए गए हैं और इजराइल के हमलों में भारी तबाही की भी खबर सामने आ रही है। और हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजराइल के तटीय शहरों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दमिश्क में सीरिया का काउंटर अटैक। इजरायली मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। कई इजरायली मिसाइलों को गिराने का दावा।
रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। देखिए एक और वॉर जोन से अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रापेरा तोपें यूक्रेन के कई बंकर को निशाना बनाए। यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया गया है। और हथियारों के बाजार में अब चीन के मुकाबले अमेरिका ने बड़ी रणनीति बनाई है। बताया जाता है कि पेंटागन ने चीन का मुकाबला करने के लिए सस्ते ड्रोन की बड़ी रेंज उतारने की तैयारी की है। पेंटागन ने चीन के बाजार प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए ड्रोन की बड़ी फौज तैयार की है। इसकी प्रेरणा उसे यूक्रेन की रूस के साथ युद्ध के दौरान मिली है। अब पेंटागन अमेरिकी ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने में जुट गया है, जिसका उद्देश्य हथियारों के बाजार में चीन के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश भी माना जा रहा है। इसमें हजारों छोटे और सस्ते ड्रोनों की बड़ी रेंज शामिल है। अमेरिकी ड्रोन निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि पेंटागन का रेप्लिकेटर कार्यक्रम अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दोनों प्रतिद्वंदी भविष्य में युद्ध की जरूरतों को हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। पेंटागन की डिफेंस इनोवेशन यूनिट के निदेशक डॉग बैग ने भी इसकी पुष्टि की है। इस बीच पेंटागन ने अक्टूबर के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर 74वें हमले की पुष्टि की है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने ब्रीफिंग के दौरान हमले की पुष्टि की। हालांकि पिछले 2 दिन में कोई नया हमला नहीं हुआ है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार नहीं डालेगा, बल्कि लड़ाई जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन की जंग एक नए चरण में पहुंच गई है। गर्मी में भीषण जंग के बाद सर्दियों में लड़ाई जटिल होने की उम्मीद है, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध से यूक्रेन में संघर्ष पर असर पड़ने का खतरा है। उनका कहना है कि इजराइल हमास युद्ध की वजह से यूक्रेन की सैन्य सहायता कम हो जाएगी और उसकी वजह से रूस के साथ जंग जारी रखने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल होने वाले हैं। दोनों तरफ भीषण जंग जारी है, लेकिन अब यूक्रेन का गोला बारूद का भंडार कम होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को सहयोगियों से सभी आवश्यक हथियार नहीं मिले, जिसका नुकसान यूक्रेन की सेना को उठाना पड़ा। हमारे पास युद्ध का एक नया चरण है और ये एक तथ्य है। सर्दी कुल मिलाकर युद्ध का एक नया चरण है। क्या मैं संतुष्ट हूँ? देखिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं संतुष्ट हूँ। तो गाजा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसका अंजाम बेहद विध्वंसक होने वाला है। हर एक तरफ हमास ने साफ कर दिया है कि इजराइल के अंत तक जंग खत्म नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ अब ये जंग सिर्फ हमास और इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसमें अमेरिका और ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है, जिसका सिग्नल ईरान ने दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा की जंग को एटमी वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। Guru, igen ki beyan کرد. सीज फायर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। खान यूनिस से लेकर राफा बॉर्डर तक फैली बारूदी आंधी तबाही मचा रही है। दूसरे चरण में आसमान से फाइटर जेट और जमीन पर मौजूद टैंक गाजा में एक बार फिर इंतकाम ले रहे हैं। मगर दूसरे चरण का ये इंतकाम एक ऐसे अंजाम तक पहुंच सकता है जो दुनिया की शांति भंग कर देगा। अरब की धरती के सारे समीकरण तहस नहस कर देगा। गाजा के रण का यह दूसरा चरण एटमी आंधी तक ला सकता है। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर रण छेड़ सकता है। गाजा के दूसरे चरण का अंजाम क्या होगा? कैसे यह युद्ध अरब की धरती के सारे समीकरण बदल सकता है?
वो आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले बात उस बयान की जिसने ईरान से लेकर अमेरिका और इजराइल तक हलचल पैदा कर दी है। ये हमास का जनरल सेक्रेटरी याह्या सिनवार है। ये वही शख्स है जिसने 7 अक्टूबर के हमले की पूरी प्लानिंग की थी। और अब याह्या सिनवार के एक दावे ने तहलका मचा दिया है। याह्या सिनवार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, कब्जा करने वालों को पता होना चाहिए 7 अक्टूबर सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल था, असली तूफान अभी आना बाकी है। याह्या सिनवार के इस बयान से साफ है कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला अभी हमास की पाइपलाइन में है। आने वाले दिनों में हमास इजराइल पर इससे भी बड़े हमले करने वाला है। मगर बात सिर्फ इजराइल पर हमलों तक सीमित नहीं है। याह्या सिनवार के इस बयान के मायने सिर्फ इजराइल जंग तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि अब ये जंग सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं रहेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जंग की आग सीधा अमेरिका और ईरान तक पहुंच सकती है। गाजा युद्ध का एक्सटेंशन ईरान और अमेरिका में परमाणु युद्ध तक जा सकता है। इन कयासों के पीछे जहां याह्या सिनवार का बयान है, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई का वो दावा भी है जो उन्होंने याह्या सिनवार के बयान से महज 24 घंटे पहले किया था। खमनेई के बयान से साफ है, हमास के हमले के सेंटर में इजराइल था, मगर असली टारगेट था अमेरिका। और अमेरिका की नीतियां जो अरब की धरती पर सीधी दखलंदाजी रखती हैं, जिन्हें खत्म किए बिना गाजा का युद्ध नहीं रुकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा रण के दूसरे चरण का अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर रण हो सकता है, फिलिस्तीन की स्थापना और इजराइल का विभाजन, अरब की धरती से अमेरिका का सफाया और चीन रूस की एंट्री हो सकती है। ईरान का सीरिया और इराक जैसा हाल हो सकता है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल ईरान की कोशिश अमेरिका को अरब से बाहर करने तक हर हाल में इस जंग को जारी रखने की है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कोशिश में ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तक कर सकता है, जिसका टीजर भी हाल ही में ईरान ने जारी किया था। ये वीडियो हॉर्मुज स्ट्रेट का है, जहां अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर गश्त कर रहा था। अमेरिकी युद्धपोत का ये वीडियो ईरानी ड्रोन से फिल्माया गया। ईरान ने ड्रोन के जरिए अमेरिकी युद्धपोत की बेहद करीब से निगरानी की, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। ईरान के इस कदम को अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इधर ईरान को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। राफेल ग्रॉसी ने अपने बयान में कहा, हमारा ध्यान कहीं और हो सकता है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता। हमें ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की जरूरत है। साफ है, ईरान जल्द से जल्द परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है और शायद इसी दिन का इंतजार उसे अमेरिका पर सीधा हमला करने से रोक रहा है। इस बीच ईरान ने अरब की धरती से अमेरिका की सफाई की कोशिश में मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया है। ईरान खासकर उन देशों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है जो अमेरिका के करीबी हैं। इसी कड़ी में ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने सऊदी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी ईरान और सऊदी दोनों ने दी। ईरान ने कहा, दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने पर बात हुई। सऊदी अरब ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा की गई।
ईरान जानता है कि जब तक अमेरिका के करीबियों को उससे दूर नहीं किया जाता, तब तक अरब से अमेरिका के पैर उखाड़ना बेहद मुश्किल है, जिसमें चीन और रूस भी उसकी मदद कर रहे हैं। इसी साल मार्च में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता करवाया था। चीन के साथ मिलकर रूस दोनों मुल्कों को और करीब लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की इस कूटनीति को अमेरिका भी अच्छे से समझ रहा है। अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं फिलिस्तीन के साथ भी हमदर्दी दिखा रहा है। अपने इजराइल दौरे के दौरान एंटी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। मुलाकात को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मैंने गाजा में संघर्ष और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के उपायों के बारे में रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। मैंने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को आगे बढ़ाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई। ब्लिंकन का अब्बास को यह भरोसा जहां ईरान के प्लान का काउंटर है, वहीं इजराइल फिलिस्तीन के बीच बिखरते यूरोप को संभालने की कोशिश की है। दरअसल गाजा रण के बीच यूरोपीय देशों में फूट पड़ने लगी है। जहां कुछ देश इजराइल के साथ हैं, वहीं स्पेन और जर्मनी फिलिस्तीन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। गाजा के रण का ये दूसरा चरण कई नए समीकरण पैदा कर रहा है, जिसमें परमाणु युद्ध से लेकर अरब में शक्ति परिवर्तन तक शामिल है। गाजा वॉर 2.0 का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसका रास्ता कभी ना भूलने वाली तबाही से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध के दूसरे राउंड में गाजा भस्म हो रहा है तो वेस्ट बैंक जल रहा है। यहां आईडीएफ और हमास के बीच बहुत ही खतरनाक जंग हो रही है। आज सुबह से ही नेतन्याहू सेना के हमले तेज हो गए। हमास और जेनिन ब्रिगेड आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। सवाल यही है कि आखिर गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना महाविध्वंस क्यों कर रही है? इसके पीछे नेतन्याहू का प्लान क्या है? गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी बारूदी गदर मचा हुआ है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने दूसरे चरण का रण शुरू कर दिया है। आईडीएफ हमास के ठिकानों पर वार कर रही है तो हमास के लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। चौबीस घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में तबाही का जो तूफान आया है वो डरा देने वाला है। वेस्ट बैंक में आम लोगों और इजरायली सैनिकों में बारूदी झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार की गई। फायरिंग से वेस्ट बैंक का आसमान थर्रा उठा। मैथलॉन में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। हमास का दावा है कि उसके हमले में आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक के अराबा में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। आईडीएफ की टुकड़ी बेथलेहम भी पहुंची तो वहां लोगों ने उस पर पेट्रोल पंप से हमला किया। नाबलूस के पास जालूत में इजरायली सेना ने टैंक से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में हमास से जुड़ी कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। वेस्ट बैंक के बेत फज्जर में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया।
इजरायली सेना ने बेथलेहम के नहालिन इलाके में कुछ इस तरह से धावा बोला। इजरायली सेना इसी तरह ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रही है तो हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके वेस्ट बैंक में उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी परेशानी वो आम लोग हैं जो हमास और जेनिन ब्रिगेड का साथ दे रहे हैं। करीब करीब हर शहर, हर सड़क और हर गली में इजरायली सेना को आम नागरिकों के बारूदी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को हमास और जेनिन ब्रिगेड के साथ साथ फिलिस्तीन के लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है। दूसरे राउंड के युद्ध में इजरायली सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। गाजा के साथ साथ पूरे वेस्ट बैंक में हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी हमास को खत्म करना चाहती है। इजरायल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर ही युद्ध ने बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।